नमस्कार। चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा में आज हमारे साथ जैसलमेर के एक होनहार और युवा भूवैज्ञानिक हैं। जैसलमेर के जाए जन्मे हैं। जैसलमेर से मात्र 45 किलोमीटर दूर चांदन के निवासी हैं। उनकी शिक्षा 1996 में उन्होंने एमएससी की। उसके बाद में 1997 में वो सरकारी सेवा में आए। टोंक, गंगानगर और बाड़मेर उन्होंने सेवाएं दी। 2006 में उन्होंने डॉक्टरेट की और भूजल वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में वो जैसलमेर के भूजल विभाग के प्रभारी हैं। एक ऐसे परिवार से जिनके पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। उच्च पदों से उनके सबसे बड़े भाई सेवानिवृत्त हुए हैं। अन्य भाई आज भी सरकारी सेवा में हैं। बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं वो समाज के लिए। हमारे बीच है भूवैज्ञानिक नारायणदास रणखिया। हम उनका डेजर्ट स्टॉर्म में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। आपका स्वागत है डेजर्ट स्टॉर्म में। आप चूँकि एक भूवैज्ञानिक के तौर पर हैं जैसलमेर में, आपको जैसलमेर के बारे में, चूँकि जैसलमेर के यहाँ की सारी वस्तुस्थिति के बारे में भी पता है और आप इसके विशेषज्ञ हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई किस तरह से हुई, आप कहाँ पढ़े और किस तरह से इस क्षेत्र में आए। जैसा कि आपने अभी बताया था, मैं मूल रूप से गांव चांदन का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण कृषक थे। बुनाई का काम किया करते थे, कपड़े बुनते थे। और मेरे सभी भाई बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पढ़ करके आगे बढ़े थे। उन्हीं से प्रेरणा ले करके मैंने भी शिक्षा ली। और भूविज्ञान का क्षेत्र मेरे लिए कॉलेज समय में इसलिए मेरे ध्यान में आया कि जैसलमेर के अंदर इसकी अपार संभावनाएं थी। जैसलमेर एक जलविहीन जिला कहलाया जाता था। यहाँ की जो जल की व्यवस्था थी बहुत ही विकट थी। लोग त्राही करते थे। तो जैसलमेर की पेयजल व्यवस्था को और यहाँ की कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भूविज्ञान से ज़्यादा कोई अच्छा विषय नहीं था। और यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी थी कि यहाँ पे कुछ नया कार्य करें तो उससे लोगों को भी राहत मिल सकती है और आम जीवन में जो एक आदमी को जो प्रेरणा मिलती है या एक जीवन में कुछ करने की जो बात होती है वो करने में भी सफलता मिलती है। आपने ये विषय चुना और इस क्षेत्र में काम करने का काम किया क्योंकि आपने अभाव देखे थे। जैसलमेर के लोगों की परेशानियां देखी थी। यहाँ जिस तरह से पानी की समस्याएं थी उस सबको देखते हुए आप इस क्षेत्र में आए और आपने इस क्षेत्र को चुना। और सबसे बड़ी बात इसमें ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्षेत्र ही क्यों चुना। भूविज्ञान का एक भाग होता है भूजल विज्ञान। जैसलमेर जिले की जो यहाँ की जो परंपरागत जल व्यवस्था थी, यहाँ की जो पेयजल की समस्या थी, वो एक ऐसी समस्या थी जिसको किसी विशेषज्ञ सेवाओं के द्वारा ही समाधान किया जा सकता था। हमारे परंपरागत जल स्रोत खत्म हो रहे थे। यहाँ के वर्षा जल स्रोत भी, वर्षा जो बहुत कम हो रही थी। लेकिन एक ऐसा साधन भूजल था जिस पे अनुसंधान की बहुत सारी संभावना थी। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे ऐसा कोई न तो अधिकारी था, न यहाँ कोई ऐसा जाया जन्मा आदमी था जो इस फील्ड के अंदर काम कर सकता था। चूँकि मेरा इससे पहले चयन ऑयल एंड नेचुरल गैस में, लेक्चरशिप में, पुलिस सेवा में हो चुका था। लेकिन परिवारजनों की सलाह थी कि अगर ये एक पुण्य का भी काम है, अगर जल के मामले में अगर तुम कुछ करता है तो उससे यहाँ के लोगों को भी राहत मिलेगी और यहाँ की जो मूल समस्या है उसमें कुछ करने को तेरे को मिलेगा। इस विषय से को चुनते हुए मैंने भूविज्ञान को चुना था। निश्चित रूप से हमने एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसकी जैसलमेर वालों को बहुत आवश्यकता थी। जैसलमेर का भूवैज्ञानिक हो। जैसलमेर में पानी की विकट समस्या रही, मगर पिछले कुछ अरसे से जब से ये शोध होने के बाद में अंतःसलीला सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है वो रूट यहाँ से चिन्हित हुआ, उसके बाद में यहाँ की कुछ परिस्थितियाँ बदली। आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल। सरस्वती नदी के अनुसंधान की बात एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ के जो मूल स्रोत थे, जो यहाँ की जो स्टोर्ड वाटर था, जो कई सदियों से जमा हुआ था, उसको खोज करके, उसका दोहन करके यहाँ की जो मूल समस्या का समाधान किया जा सकता था। सरस्वती नदी का जो अनुसंधान क्षेत्र है उसमें मेरे विभाग ने, भूजल विभाग ने, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने, इसरो ने काफ़ी कुछ काम किया था। ये कुछ पुराजल स्रोत है जो जैसलमेर जिले के अंदर आज भी चिन्हित है। हमारा जो जयसुराना क्षेत्र है वहाँ पे है, आपका शाहगढ़ बल्ज का इलाका है, तनोट क्षेत्र का इलाका है।
उस क्षेत्र के अंदर आज भी ये संभावना है कि यहाँ पे सरस्वती नदी बहा करती थी। वहाँ के जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। करीब 10 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक का जल स्तर है। पानी वहाँ का मीठा है। आप वहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रैक सा बना हुआ है, हर जगह पे कुएँ हैं। वो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होगी, वहाँ की मानव व्यवस्था ऐसी रही होगी कि उन्होंने वो खोज अनुसंधान करके वहाँ की पेयजल सुविधा को भी विकसित किया था। तो सरस्वती नदी का अनुसंधान का क्षेत्र जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जा कर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसलमेर ज़िले की जो पेयजल समस्या का समाधान कहें या कृषि का विकास कहें, वो हमारे यहाँ पे जो स्टोर्ड वाटर था, जिसको लाठी फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, उससे पूरा संबंधित है। करीब भूविज्ञान की मीजोजोइक पीरियड के अंदर ये इस पत्थरों का जमा हुआ था। पृथ्वी के बनने के समय से और बाद में वर्षा के संग्रहण के साथ में ये एक हमारा भंडार जो संग्रहित हुआ था, उसी का हम दोहन कर रहे हैं। और उसी के आधार पे न केवल जैसलमेर जिले के अंदर एक कृषि की क्रांति आई, लेकिन पेयजल की समस्या का करीब समाधान सा हो चुका है। आपको नहीं लगता कि ये जो स्टोरेज वाटर आपने कहा भूजल का, अत्यधिक दोहन नहीं होना शुरू हुआ है? क्योंकि सरकार ने पूर्व में भी इस क्षेत्र में डार्क जोन घोषित कर रखे थे, उसके बावजूद अब जिस तरह से छूट दी जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि अति दोहन से कल को पानी की समस्या उत्पन्न हो जाए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मैंने पहले भी कहा, एक संग्रहित जल है, स्टोर्ड वाटर, ये घड़ा भरा हुआ है, और उसका हम जिस गति से दोहन कर रहे हैं ना, उसके बनिस्पत उसका पुनर्भरण लेस मात्र भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे साधन भी नहीं है, ना हमारे यहाँ पे वर्षा हो रही है, न ऐसा कोई प्राकृतिक स्रोत है जिसको ले जा करके हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, बड़ा मुझे दुख इस बात का कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, कुछ कड़वी बात कह दूंगा तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम भावी पीढ़ी के ऊपर कुल्हाड़ी मारे पाँव के। हम हमारा सुख देख रहे हैं, लेकिन आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिनों दिन ये जल स्तर कम हो रहे हैं। मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, साल में 2 बार हम लोग प्री मानसून पोस्ट मानसून वाटर लेवल लेते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं। 6-6 मीटर का डिप्लीशन, लाठी फॉर्मेशन जो एशिया का सबसे बड़ा भूजल भंडार है, उसके अंदर 6 मीटर का डिप्लीशन होना बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है। पिछले 20 साल के अंदर 6 मीटर का डिप्लीशन। उससे पहले तो हमारे यहाँ कुछ दोहन था ही नहीं, नाम मात्र के नलकूप थे। लेकिन आज तो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लोग कुछ भी नहीं देख रहे हैं, खारा पानी भी नहीं देख रहे, मीठा भी नहीं देख रहे, बस नलकूप बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आर्थिक संपन्नता जरूर आई है, लेकिन जिस गति से दोहन हो रहा है वो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके इस स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि ना तो हमारे खेत बचेंगे, ना हमारे खलिहान बचेंगे, ना हमारी जो परंपरागत पेयजल व्यवस्था है वो ही समाप्त हो जाएगी। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि किस तरह से दोहन हो रहा है, लोग अंधे हो रहे हैं। हालांकि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, मगर जो धरती का दोहन और जिस तरह से लाठी फॉर्मेट का 6 मीटर का जो पानी नीचे चला गया है, उसको लेकर चिंता का विषय। मगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत में या अपने राजस्थान में ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ अति दोहन से स्थितियाँ आज विपरीत बन चुकी है? राजस्थान की मैक्सिमम पंचायत समितियाँ डार्क जोन में चली गई। अगर मैं जैसलमेर जिले की बात करूँ तो हमारे तीनों पुरानी जो पंचायत समितियाँ, सम और साकड़ा, पूरी डार्क जोन में, ओवरऑल पूरा जिला ही डार्क जोन में चला गया है। दोहन की परिस्थितियाँ न होते हुए भी मजबूरी वन हम दोहन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर ऐसे कई उदाहरण लोग देते हैं, जोधपुर में तिवरी मथानिया का, रणसी का, सारे अगर देखेंगे, मैं यहाँ का उदाहरण आपको 10 साल बाद में देना शुरू हो जाऊँगा। हमारे राजमथाई क्षेत्र के अंदर प्रतापपुरा का जो बेल्ट है, वहाँ पे जल स्तर सूख गए हैं, कई नलकूप सूख गए हैं। चांदन के आसपास में भी जो है पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी की गुणवत्ता इस तरह की होगी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, नमक बाहर निकल रहा है, क्वालिटी बिगड़ रही है। वो फसलों का जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो किसान को कुछ भी नहीं रहा है, दोहन जरूर हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो जाए, जो उसको फसल मिलनी चाहिए, तो वो खर्चा ही नहीं निकल रहा है। दुर्भाग्य ये है कि किसान खाद, बीज, तेल, खड़ाई, मजदूरी का तो पैसा गिन लेता है, लेकिन पानी का पैसा नहीं गिरता। जिस दिन हमने पानी का पैसा गिनना शुरू हो गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और यह है कुछ भी नहीं, आपका पानी भी मैं ले रहा हूँ, मेरा पानी आप ले रहे हैं। जिस गति से, जिस प्रवृत्ति से हम लोग इसका दोहन कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है और रिजल्ट देगी, और बहुत जल्द रिजल्ट देगी, और ऐसे भयावह होगी जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से अवेयरनेस की जरूरत है कि किस तरह से दोहन जो अंधाधुंध हो रहा है, एक प्रवृत्ति सी बन गई है अंधाधुंध दोहन की, उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। चूँकि आप भूवैज्ञानिक हैं, आपसे मैं जैसलमेर का, चूंकि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है, भू पर्यटन की क्या संभावना है?
जैसलमेर चूंकि पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ की अन्य चीज़ें हैं जो पर्यटकों को लुभाती है, मगर भू पर्यटन का ऐसा कोई क्षेत्र हो सकता है जिससे? मैं धन्यवाद करूंगा आपका डेजर्ट स्टोन का, एक बहुत ही उम्दा सवाल। और हम लोगों की, मैं भूवैज्ञानिक रूप से, मेरे जैसे कई साथी हैं पूरे विश्व में, हम लोग काम करते हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, अवैध खनन या वेद खनन हो या अतिक्रमण हो या शहरीकरण हो या कृषि का विस्तार हो, हमारे संसाधन दिनों दिन खत्म हो रहे हैं। जैसलमेर पूरे विश्व में एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पे भूविज्ञान के संबंध में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसलमेर ज़िले के अंदर पुरातन से लेकर नवीनतम चट्टानें उपलब्ध है। जैसलमेर ज़िले के अंदर मिनरल रिसोर्स के बहुत बड़े संसाधन उपलब्ध हैं। जैसलमेर ज़िले के अंदर अध्ययन की, भूविज्ञान के अध्ययन की, भू धरती के विकास की, जीवन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। आप लोग रोज़ पढ़ते होंगे, डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिल गए, फॉसिल्स मिल गए। जियो टूरिज्म जैसलमेर को एक बहुत बड़ी नई जान दे सकता है। हमें करना कुछ भी नहीं है, कुछ चिन्हित जगहों पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जहाँ पे हमारे फॉसिल्स है उनको संरक्षित करके, कुछ मोन्यूमेंट्स लगा करके, कुछ मॉडल लगा करके। लोग तरसते हैं ऐसी चीज़ों देखने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उस चीज़ को लोगों के सामने नहीं ला पा रहे। आज हमारे आकलवाड़ वुड फॉसिल्स पार्क की क्या स्थिति है, एक भी पर्यटन नहीं घुसता इसके अंदर, लेकिन करोड़ों साल, 175 करोड़ वर्ष के, मिलियन ईयर्स के फॉसिल्स वहाँ पे संग्रहित हैं। लोग अचंभित होते हैं, पेड़ के पेड़ वहाँ गिरे पड़े, लेकिन उस चीज़ को हम भुना नहीं पा रहे हैं। पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। जैसलमेर का पर्यटन 3 दिन में थक जाता है, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरा दिन अपने को तनोट वगैरह कर, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को सुविधाएं विकसित करके आकर्षित किया जा सकता है। इससे धरती के विकास को समझने के लिए मेरे जैसे विद्यार्थी को, विश्वविद्यालयों से आने विद्यार्थियों को न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि जैसलमेर को आर्थिक रूप से निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आपने एक बात कही कि पर्यटन 2 और 3 दिन का सिमटता जा रहा है, और अगर इस तरह के नए क्षेत्रों में अगर विकास करेंगे, उसके संबंध में अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, लोग यहाँ आएंगे तो पर्यटक ज़्यादा दिन रुक सकते हैं। मैं जैसलमेर का होने के नाते ये पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि जैसलमेर में असीम संभावना पर्यटन की होने के बावजूद पर्यटक यहाँ नहीं रुक रहे हैं। आप 3 दिन का कह रहे हैं, 1 या 2 दिन से ज़्यादा, एक नाइट समय निकालने के बाद में शहर भी पूरा नहीं देखते हैं, पर्यटक लौट रहे हैं उनके। बिल्कुल। और हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस तरह के पर्यटकों को अपन को कहाँ लाना है। और जिस तरह से आपने एक उदाहरण दिया कि फॉसिल्स पार्क में जो चीज़ है और उसको अपन भुना नहीं पा रहे, तो आपको नहीं लगता कि इस संभावनाओं के लिए सरकार को आगे आकर कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार, जिला प्रशासन की या सरकार की, मैं भी उसका पार्ट हूँ, हमारी तो जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे जो जैसलमेर के मूल निवासी है, जो इसमें रुचि रखते हैं, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हो या यहाँ के इतिहास से जुड़े हुए हो, उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। साथ ही जो दुर्लभ जगह हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या आप जैसलमेर का है, उनके संरक्षण में भी लोगों को ज़्यादा भागीदारी करनी पड़ेगी, आह्वान करना पड़ेगा। हम लोगों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे गुरुजनों ने जिला कलेक्टर महोदय को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखते रहते हैं कि जैसलमेर में यूनिक संभावना है, आप इन चीज़ों को संरक्षित करिए। तो निश्चित रूप से नई कलेक्टर मैडम इसमें इंटरेस्टेड है, मेरी 1-2 बार बात भी हुई थी। तो अगर जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का इसमें दखल रहता है तो बहुत बड़ी विकास की संभावना विकसित हो सकती है इसमें। चाय पे चर्चा पे हम नारायणदास सणखिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने जैसलमेर में भूजल की स्थिति, जैसलमेर में भू पर्यटन की स्थिति और अपने निजी तौर से अपने विचार हमारे सामने रखे, हमारे सवालों के जवाब दिए। चाय पे चर्चा पे ब्रेक के बाद एक बार फिर उनसे सवाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। जैसलमेर से जुड़ी सही, सटीक और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। चाय पे चर्चा में एक बार फिर हम भूवैज्ञानिक नारायणदास सणखिया से बातचीत करेंगे। आप चूंकि भूवैज्ञानिक हैं, इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं के लिए क्या संभावना है, या जो इस क्षेत्र को चुने वो किस तरह से चुने? भूविज्ञान का क्षेत्र एक अपार क्षेत्र है।
इसमें सरकारी सेवाओं के अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था में मिनरल रिसोर्सेज का, खनिज संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे ऑयल हो, गैस हो, पेट्रोल हो, आपके मार्बल हो, मेटेलिक मिनरल हो या दूसरे मिनरल हो, वो हमारे देश में अर्थव्यवस्था की एक तरह से धुरी है। और हमारे यहाँ पे खूब सारे संसाधन, रिसोर्सेज या भंडार कहें, उपलब्ध हैं। युवा इस फील्ड में आकर के इस क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भूविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक युवा को बता सकता है कि किस जगह पे क्या, कौन सा मिनरल मिल सकता है, कौन से जगह पे अनुसंधान से हमें मिनरल संसाधनों में मतलब प्राथमिकता मिल सकती है, या एक रिसोर्स हम डेवलप कर सकते हैं। युवाओं के लिए अपार संभावनाओं के साथ में इसमें जाना भी बड़ा कोई कठिन नहीं है। 12वीं के बाद में, सीनियर सेकेंडरी के बाद में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एमएससी बीएससी जियोलॉजी में उसका प्रवेश लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पे भी अगले साल से यहाँ पे विषय शुरू हो रहा है। बीएससी के बाद, बीएससी करने के पश्चात ही इसमें जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। बड़ी सेवाओं के लिए भूविज्ञान है, जो एमएससी है, मास्टर ऑफ साइंस है, वो करनी पड़ती है। हर एक सेवा के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, कोई भी सरकारी सेवा, उसके लिए बीएससी करने के बाद योग्यता बराबर जैसे मिलती है सब्जेक्ट में मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर विशेषज्ञता भी हासिल की जा सकती है। मिनरल रिसोर्स के संबंध में, पेट्रोलॉजी के संबंध में, जियोलॉजी के संबंध में, या भूविज्ञान के संबंध में, जिसमें जब मैं हूँ हाइड्रोजियोलॉजी के में, अलग अलग फील्ड में, पेट्रोलियम के अंदर अब रिफाइनरी की स्थापना हो रही है, यहाँ पे सीमेंट के कारखाने लग रहे हैं। बगैर जियोलॉजिस्ट कोई भी फैक्ट्री काम नहीं कर सकती, क्योंकि जियोलॉजिस्ट ही बताता है कि किस तरह से खनन कार्य किया जाना है, किस तरह से मिनरल का उसका आगे अनुसंधान करके या उसका दोहन किया जा सकता है। तो अपार संभावना है। और जैसलमेर के लिए तो मैं कहूँगा, बाड़मेर और जैसलमेर को मिला करके जो सोलर हब बन रहा हो, चाहे एनर्जी हब बन रहा हो, या ऑयल और पेट्रोल के क्षेत्र में जो बढ़ रहा हो, या हमारी सीमेंट फैक्ट्री आ रही हो, बहुत बड़ी अपार संभावना है। युवाओं को इसमें ज़रूर जाना चाहिए। बीएससी यहाँ से हो जाएगी। एमएससी का जो सब्जेक्ट है कुछ चुनिंदा स्थानों पे है, जोधपुर है, डीडवाना है, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में है, कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ पे सीटें लिमिटेड हो सकती है, तो वहाँ से हम लोग शिक्षा प्राप्त करके इस क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं। अगर हम बात करें जैसलमेर में भूविज्ञान का क्या महत्व है और जैसलमेर के भूविज्ञान को किस तरह से संरक्षित रखा जा सकता है? मैंने पूर्व में ब्रेक से पहले बताया था, जैसलमेर एक यूनिक चीज़ है भूविज्ञान के क्षेत्र। हमारे यहाँ पे दुर्लभतम फॉसिल्स उपलब्ध हैं, शोध किया जा चुका है। हमारी खूड़ी रोड है, एक बड़ा म्यूजियम बन सकती है। यहाँ पे सार्क के टीथ से लेकर के सेवाल की राम सेतु को जिसका निर्माण हो चुका है, वो उसके डिपॉजिट हैं। मैं कई बार घूमता हूँ, आम आदमी के लिए पत्थर हो सकते हैं, लेकिन वो सरफेस के ऊपर पड़े हैं, तो उस क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकता है। आकलवुड फॉसिल्स का मैंने उदाहरण दे दिया है। पहाड़ी जो थैयात की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके मिनरल रिसोर्स है, वहाँ के जो डिपोजिशन की हिस्ट्री है, वहाँ पे जो फॉसिल्स है। हमारे पीछे रंगमहल होटल, ये जो होटल कॉम्प्लेक्स है सम रोड के ऊपर, इसके पीछे वाला क्षेत्र दुर्लभ जीवाश्म भरे पड़े हुए। यहाँ पे स्टोन पार्क जैसी गतिविधियाँ या पार्क विकसित करके बहुत बड़ी टूरिज्म की संभावना विकसित की जा सकती है। भूविज्ञान का तो फील्ड का मैंने बता ही दिया है। लोगों को टूरिज्म के क्षेत्र के अलावा रोजगार में भूविज्ञान के अंदर बहुत बड़ी अपार संभावना मिल सकती है इसके अंदर। चूँकि आप सरकारी सेवा में हैं और सरकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाना आपका दायित्व बनता है, इन दिनों एक अटल भू जल संरक्षण चल रहा है, मामला योजना चल रही है, उस योजना के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद डिजिटल स्टॉर्म का। ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और राजस्थान स्टेट के अंदर करीब 17 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है पायलट बेसिस पे। उसमें वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिला चयनित है। हमारे ज़िले की 3 पंचायत समितियाँ, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना की 64 ग्राम पंचायतें इसके अंदर चयनित की जा चुकी है। मैंने आपको चर्चा से पहले बताया था, भूजल दोहन एक विश्व भर की बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। भूजल दोहन होना और उससे भूजल स्तर में गिरावट एक मतलब वर्ल्ड की समस्या बन गई।
भूजल स्तर में गिरने से पर्यावरणिक परिवेश से भी पूरा प्रभावित होता है, हमारा कृषि व्यवस्था सब कुछ प्रभावित होता है। अटल भूजल योजना का जो मूल उद्देश्य है लोगों के बिहेवियर में चेंज ले आना, क्योंकि हम लोग सरकारी संसाधन से जाते हैं, मीडिया में बहुत कुछ छप जाता है, सब कुछ, लेकिन जब तक आम आदमी की मानसिकता नहीं बदलेगी तो जल के क्षेत्र में कभी भी क्रांति नहीं आ सकती। और जैसलमेर जिले के लिए अटल भूजल योजना एक तरह से वरदान बन करके आई है। हमारी राज्य सरकार इस बारे में बहुत गंभीर संवेदनशील है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत जल संरक्षण की संरचनाओं को संवर्धन के लिए राज्य सरकार पूरा की जो भी स्कीम्स है उसके इंसेंटिव के रूप में, अनुदान के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में राशि का प्रावधान रखा गया है। यानी कि कोई भी विभाग इस योजना से जुड़े हुए जो 7 विभाग है, कृषि है, वानिकी है, भूजल है, पीएचडी है, जल संरक्षण है और पंचायती राज है, वो अगर अपनी विभागीय योजनाओं के अंदर जल से संबंधित किसी भी काम पे काम करता है तो 20% तक केंद्र सरकार उसके ऊपर प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करती है। ये प्रोत्साहन राशि हम जैसलमेर जिले के अंदर जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देने के रूप में खर्च कर सकते हैं। यानी अगर हम 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं किसी भी स्कीम के अंदर, किसी भी योजना के अंदर, तो 20 लाख रुपए हमें उस ग्राम पंचायत को या उस विभाग को अनुदान के रूप में मिल सकता है। वो अनुदान हम हमारे जो परंपरागत जल स्रोतों का संवर्धन करना हो, नए तालाब बनाने हो, या टाँका बनाना हो, या खड़ीन बनाना हो, या एनीकट बनाना हो, उन कार्यों के रूप में खर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि साहब सरकार स्कीम तो खूब चलाती है लेकिन टारगेट बंधे तो होते हैं। इस योजना का लाभ हम उन जगहों पे ले सकते हैं जो किसी स्कीम से रिलेटेड नहीं है। आप फलाने किस खड़ीन है, सार्वजनिक खड़ीन है, लाने लगा खड़ीन ले, कई बार टूट जाता है, किसान कहते हैं कि साहब लो, किसी स्कीम में नहीं कवर होता है, लेकिन अटल भूजल योजना के ऊपर हम उसमें प्रावधान लेकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोगों के बिहेवियर चेंज करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, जो हमारे अध्यक्ष भी है जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की टीना डार्बी मैम, उनके निर्देशन में हम गांव-गांव में, डाणी में जा रहे हैं, एक लोग के घर पे जा करके जल के सदुपयोग के बारे में, जल के उपयोग के बारे में उनको प्रोत्साहित करें, ताकि लोगों का जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, व्यवहार चेंज नहीं होगा, तब तक जल के क्षेत्र में जो हम प्रयास करें उनमें लाभ मिलना बड़ा मुश्किल है। लोग जागृत होंगे तभी इस क्षेत्र में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। चाय पे चर्चा पे हम बात कर रहे थे नामदार भू वैज्ञानिक से। उन्होंने भूजल के संबंध में, भू पर्यटन के संबंध में, भू संरक्षण के संबंध में और सरकारी योजना, भू अटल योजना और इस क्षेत्र में युवाओं की क्या संभावना है उसको लेकर हमारे सवालों का विस्तृत जवाब दिया। अंत में मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो भूजल जिस तरह से दोहन हो रहा है उसके संबंध में हमारे दर्शकों को और हमारी जनता को कोई संदेश देवें ताकि जल का किस तरह से संरक्षण किया जा सके। संदेश संक्षेप हो तो अच्छा रहता है। जल का उपयोग करें लेकिन विवेकपूर्ण करें, पानी पिएं, कृषि में लें, लेकिन ये ध्यान रखें हमारे पीछे भी कोई इंतजार कर रहा है, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप चाय पे चर्चा पे हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।